Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of hypertension and its drugs. तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। तो अगर ये पार्ट 1 वीडियो नहीं है बल्कि ये पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख लेना या पहले पार्ट 1 को देख लेना, तभी आपको पार्ट 2 समझ आएगी। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने कितना पढ़ लिया था? हमने पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉकर तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद बारी आती है एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर के अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स, जो कि इफेक्टर के ऊपर पड़े हुए हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं अल्फा रिसेप्टर्स। जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है, स्पेसिफिकली अल्फा 1, तो वो आता है पैराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है, टिराजोसिन है। तो ये अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। तो जो मॉडरेट होते हैं, ठीक है, तो ये मॉडरेटली इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करने से होगा क्या? इनकी वजह से आर्टेरियोल्स की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और वेन्स का जो डायलेशन हो जाएगी, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, टीपीआर कम हो जाएगी, ठीक हो गया, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम से कम, ब्लड प्रेशर भी कम से कम हो जाएगा। जो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स होती है, फेंटोलामिन और फिनॉक्सीबेंजामीन होती है। कहते हैं कि क्रोनिक हाइपरटेंशन के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा देती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर, तो अल्फा 1 ब्लॉकर स्लाइड टैकीकार्डिया करवा रही थी, लेकिन जो अल्फा नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर होती है, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स होती है, ये काफ़ी ज़्यादा टैकीकार्डिया करवा देती है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर टैकीकार्डिया करवा देती है। दैट इज़ वाई दे आर नॉट यूजिंग क्रोनिक हाइपरटेंशन, दे आर ओनली यूजिंग एक्यूट हाइपरटेंशन, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा। बाकी जो फेंटोलामिन हमने कहा था कि जो फेंटोलामिन है नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। तो ये जो क्लोनिडीन की होती है, तो क्लोनिडीन की वजह से अगर क्लोनिडीन को छोड़ देती है तो रीबाउंड हाइपरटेंशन होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये इस्तेमाल देते हैं, फेंटोलामिन देते हैं। तो रीबाउंड हाइपरटेंशन के लिए क्लोनिडीन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हाइपरटेंशन के लिए एज़ कम्पेयर टू अल्फा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में नॉन सिलेक्टिव होता है, वो प्रोपेनोलोल है, जो प्रोटोटाइप होती है। इसके साथ साथ एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल और सर्विडालोल, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो आपने इसको किस तरह से याद रखना है? आपने इसको याद रखना है कैंप से, याद रखना है कैंप, CAMP, कैंप, CAMP या साइक्लिक AMP, जिस मर्जी से आप याद रख लें, साइक्लिक AMP या कैंप। सी से बनेगा कैर्विडालोल और ए से बनेगा एटिनोलोल, एम से बनेगा मेटाप्रोलोल और पी से बनेगा प्रोपेनोलोल। ये सारी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक हो गया। तो ये कार्डियक आउटपुट को तो कम कर देते हैं इनिशियली, लेकिन क्रॉनिक यूज़ पे क्या करेंगे? क्रॉनिकली यूज़ करेंगे तो ये वैस्कुलर रेजिस्टेंस को भी कम करना शुरू कर देंगे। किस तरह से कि बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन के लेवल को कम करना शुरू कर देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इनिशियली तो कार्डियक आउटपुट और इसके बाद आपको वैस्कुलर रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलता है। तो मेटाप्रोलोल, सर्विडालोल और लेविडालोल कहते हैं कि ये क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? ये LCM, इसका आपने याद है LCM होता था ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर था, वो तो LCF होता था, लेकिन यहाँ पे LCF आपने याद रखना है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM, LC लेविडालोल, C6 सर्विडालोल और मेटाप्रोलोल, ये हार्ट फेलियर के अंदर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देख लेते हैं हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स थी। हार्ट फेलियर के अंदर पहले हमने देखा था डायूरेटिक्स थी, फेरासिमाइड थी, स्पाइरिनोलैक्टोन जो कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती है, इसके साथ क्लेफ्लोजिन भी होती है। जबकि यहाँ पर लिखा होगा कि जो बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर कौन कौन सी इस्तेमाल होती है? सर्विडालोल, मेटाप्रोलोल, बेसोप्रोलोल और यहाँ पे लेविटालोल को लिखना ही भूल गया है। तो LCM से बन जाएगा हमारा बीटा ब्लॉकर, और ये हार्ट फेलियर के अंदर भी इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। किस तरह से काम करती है? ये हार्ट की रीमॉडलिंग को कम कर देती है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये बीटा ब्लॉकर्स। इसी तरह जो नेबिलोलोल है, नेबिलोलोल एक न्यूअर बीटा ब्लॉकर है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देती है, उसके साथ बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। कहते हैं कि जो बीटा सिलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं उनके रिलेटिवली क्या होते हैं? फ्यूअर CNS इफेक्ट होते हैं। तो ये नॉन सिलेक्टिव और मोर लिपिड सॉल्युबल एजेंट से ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कौन सी? सिलेक्टिव वाली। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल क्या? प्रोटोटाइप नॉन सिलेक्टिव होती है, ठीक है, और ये क्या करती है? कार्डियक आउटपुट को कम कर देती है, उसके साथ साथ एडेनिन की रिलीज को भी ब्लॉक कर देती है। हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा दूसरी भी है। इसके साथ जो उनका है फार्माकोकाइनेटिक है, इसको छोड़े किसी काम का नहीं है, लेकिन इसका जो होता है, क्या होता है यहाँ पर? इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है, तो एडवर्स इफेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोंकोस्पैज्म लिखा हुआ है, LDL के लेवल को बढ़ा देना, टैग के लेवल को बढ़ा देना, CVS को ज़्यादा डिप्रेस कर देती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ सीडेशन है और स्लीप की डिस्टर्बेंस होती है। और कहते हैं कि इनको एस्थमा, वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर और डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर कम से कम या मिनिमल यूज़ करना चाहिए। एस्थमा के अंदर, वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर के अंदर और डायबिटीज़ के अंदर, ठीक हो गया। तो उनको कॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ जो लेविटालोल है, सर्विडालोल है, LCM और मेटाप्रोलोल होती है, क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर भी इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। तो ये तो हो जाएगा हमारे बीटा ब्लॉकर्स हो गया। बाकी बीटा ब्लॉकर की क्या क्या दूसरी सिग्निफिकेंस होती है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, क्या क्या क्लिनिकल एप्लीकेशंस है।
प्रोपेनोलोल की आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या है, एंजाइना के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, एरिथमियास के लिए होता है, स्पेसिफिकली उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, हाइपरटेंशन के लिए, थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए, ट्रेमर्स के लिए, फ्राइट वगैरह के लिए और माइग्रेन वगैरह के लिए। ठीक हो गया, तो यानी एंजाइना के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। क्या वाकई एंजाइना के लिए इस्तेमाल होता है प्रोपेनोलोल? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, बीटा ब्लॉकर यहाँ पे लिखा होना चाहिए, बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल एंजाइना में भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एरिथमिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, देख लेते हैं। एरिथमिया में जो ग्रुप हमारा होता है, कौन सा वाला, ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 2 एस्मोलोल जहाँ पे लिखा हुआ बीटा ब्लॉकर, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। जो ग्रुप 1 था वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करता था, जिसके अंदर प्रोकेनामाइड आता था। ग्रुप 3 वाला पोटेशियम चैनल के लिए, ग्रुप 4 वाला कैल्शियम के लिए, और ग्रुप 5 है मिसलेनियस है, एडिनोसिन, पोटेशियम और मैग्नीशियम्स होती है, जो एरिथमिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाइपरटेंशन की बात हो गई, थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए और ट्रेमस के लिए भी इस्तेमाल होता है, माइग्रेन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं प्रोपेनोलोल। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपकी हाइपरटेंशन से ANS की भी रिवीजन हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास है वो वेजोडाइलेटर्स होती है। तो ऐसे ड्रग्स होती है जो ब्लड वेसल को डायलेट करती है और किसी स्मूथ मसल के ऊपर जाके काम करती है, उनको बोलते हैं वेजोडाइलेटर्स बोलते हैं, वेजोडाइलेटर। अब वेजोडाइलेटर 4 मैकेनिज्म के जरिए काम करती है। पहला मैकेनिज्म ये है कि क्या करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, स्पेसिफिकली L टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। और कैल्शियम चैनल आपको वेसल्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं और हार्ट के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देना वेस्कुलर एंडोथेलियम से। नंबर 3 क्या है, हाइपरपोलराइजेशन करा देना। कैसे करवा देना, पोटेशियम चैनल को ओपन करा के। और नंबर 4 क्या होगा, डोपामिन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देना, स्पेसिफिकली T1 को। और इनके कोई ना कोई स्पेसिफिक कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलेजिन का मॉडरेट था, मिनी ऑक्सीडेल का सबसे मार्क्ड था। तो M से मिनी ऑक्सीडेल, M से मार्क्ड टैकीकार्डिया, सबसे ज़्यादा टैकीकार्डिया होता है। तो मिनी ऑक्सीडेल काम करती थी हाइपरपोलराइजेशन के जरिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है, ड्रिल्टियाजिन, वेरापेमिल और निफेडिपिन आती है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। डायहाइड्रोपिरामिडीन जिसमें निफेडिपिन आती है, और जो निफेडिपिन आती है, जो डायहाइड्रोपिरामिडीन थी, इसका ज़्यादा एक्शन था वेसल्स के ऊपर, जबकि हार्ट के ऊपर वेरापेमिल और ड्रिल्टियाजिन था। ठीक है, जो निफेडिपिन थी ये प्रोटोटाइप होती है। ठीक हो गया, इसके साथ साथ दूसरी भी होती है, इस्तेमाल होती है, लेकिन वो किसी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी निफेडिपिन है, निफेडिपिन होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये वेल टॉलरेटेड होती है, इनकी कंपनसेटरी रिस्पॉन्स रिलेटिवली कम होती है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलेजिन और मिनी ऑक्सीडेल। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड वाले ग्रुप से और हाइपरपोलराइजेशन वाले ग्रुप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कौन सी, हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो यहाँ पे लिखा होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो निफेडिपिन है और अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इनका माइनर साल्ट और वाटर रिटेंशन है। लेकिन जो वेरापेमिल और ड्रिल्टियाजिन होती है ये ब्रैडिकार्डिया भी करवा देती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोलेजिन और मिनी ऑक्सीडेल को। जो हाइड्रोलेजिन है ये क्या है, आर्ट्रियोलर है, इसका जो मेजर एक्शन होता है वो किसके ऊपर होता है, आर्ट्रियोल के ऊपर होता है। ठीक है, जबकि मिनी ऑक्सीडेल का विनियोल के ऊपर ज़्यादा एक्शन होता है। अब हाइड्रोलेजिन है ये क्या है, ओल्डर वेसोडाइलेटर्स होती है, बस इनका ज़्यादा एक्शन आर्ट्रियोल के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हाइड्रोलेजिन स्पेसिफिक आर्ट्रियोल के लिए, और जो मिनी ऑक्सीडेल है ये विनियोल के लिए। जो मिनी ऑक्सीडेल है हाइपरपोलराइजेशन के जरिए काम करना है, हाइपरपोलराइजेशन, और हाइड्रोलेजिन ने काम करना है नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा के, जिस तरह नाइट्रोक्लोराइड रिलीज करवाती थी। ठीक हो गया, अब वो कहते हैं कि क्या करती है, कहते हैं कि ये बैरोरेसेप्टर की होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देती है। इसके साथ साथ ना इसको दूसरी ड्रग्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलेजिन या मिनी ऑक्सीडेल, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, BP ड्रॉप कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको डाययूरेटिक या बीटा ब्लॉकर लेनी पड़ेगी, ताकि आपको जो ब्लड प्रेशर लोअरिंग सिस्टम है इसके कंपनसेटरी रिस्पॉन्स ना देखने को मिले। अब हाइड्रोलेजिन कहते हैं कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस भी करवा सकती है अगर इसकी कंसंट्रेशन 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो। जबकि मिनी ऑक्सीडेल है, मिनी ऑक्सीडेल सीवियर हाइपरटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कहते हैं इसका एक मेटाबोलाइट होता है, क्योंकि ये प्रो ड्रग है, तो पहले ये सल्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो सल्फेट फॉर्म होती है मिनी ऑक्सीडेल की, वो पोटेशियम चैनल को ओपन कर देती है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। कहते हैं कि जो ये हिरसुचिज्म भी काज करवा देती है, मतलब ये ज़्यादा जो हेयर ग्रोथ करवा देती है, तो ये बार्डन्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है टॉपिकल एजेंट के तौर पर। जो नाइट्रोपोलोसाइड है उसने आर्ट्रियोल और विनियोल दोनों पे जाके काम करना है। ठीक है, अब जो नाइट्रोपोलोसाइड ने काम करना है नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा के। जो डाइऑक्साइड है उसने काम करना होता है हाइपरपोलराइजेशन के जरिए। जो डाइऑक्साइड है ये मिलके काम आती है किसके साथ, ये इस्तेमाल आती है मिनी ऑक्सीडेल के साथ। ठीक हो गया, तो ये तीनों ड्रग होती है नाइट्रोपोलोसाइड, NTF आपको मैंने बताया था, ये NFD, तो तीनों इस्तेमाल होती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होती है, ये बीटा ब्लॉकर और डायूरेटिक यूज़ होती है, फ्यूरासिमाइड, और बीटा ब्लॉकर हमारी प्रोपानोलोल वगैरह। ठीक हो गया, ये इस्तेमाल होता है।
अब पहले यहाँ पे लिखा हुआ नाइट्रोक्लोराइड। नाइट्रोक्लोराइड शॉर्ट एक्टिंग एजेंट है जिसको इंट्रावेनसली और कंटिन्यूसली करना चाहिए, और एक कान किस तरह से करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक जीएमपी के जरिए स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देता है। जो डाइऑक्साइड है ये असल में क्या थायोजाइड डेरिवेटिव है, लेकिन इसके पास डाययूरेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक हो गया। तो इंट्रावेनस यूज़ करते हैं हाइपरपोलराइजेशन करवा देती है, लेकिन ये ड्रग है ना ये इंसुलिन की रिलीज को भी ब्लॉक कर देती है। तो ये क्या करती है कि अगर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो उसके अंदर जो हाइपोग्लाइसीमिया उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये इंसुलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट D1 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक हो गया, जो आर्ट्रियोल्स के पे पड़े हुए होते हैं। तो ये उनकी क्या करवा देती है, ये उनकी रिलैक्सेशन करवा देती है आर्ट्रियोल की, वेसोडाइलेशन हो जाएगी। दैट इज़ वाई दिस इज यूजिंग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब आप उसको यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से ठीक है। जो वेसोडाइलेटर है, जो ओरल वेसोडाइलेटर है ओरल, तो उसमें नेफेडिपिन है और वेरापेमिल है और इसके साथ साथ डिल्टियाजिम है। तीनों क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, जबकि ओरल वेसोडाइलेटर ठीक है लेकिन ओल्डर है, और वेसोडाइलेटर पारेंटिनल के अंदर यही एनडीएफ वाली आ जाती है। थोड़ा सा फोकस नहीं हो पाया था तो उसके लिए माजरत। हम क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे वेसोडाइलेटर 3 तरह के है। वेसोडाइलेटर जो न्यूअर है लेकिन ओरल है, दूसरी तरफ ओल्डर है जो ओरल है, और तीसरी तरफ के वेसोडाइलेटर जो पारेंटिनल है। जो ओरल के अंदर निफेडिपिन थी, वेरापेमिल थी और डिल्टियाजिम थी। अब ये जो होती है निफेडिपिन होती है एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, स्पेसिफिकली वेसल्स वाले को, और जबकि वेरापेमिल डिल्टियाजिम है, कहते हैं वेरापेमिल और डिल्टियाजिम होती है, ये ब्लॉक करती है हार्ट वाले पर। इनका ज़्यादा एक्शन होता है हार्ट पर, लेकिन हार्ट और वेसल्स वैसे दोनों पे होता है, ठीक हो गया, लेकिन ज़्यादा कार्डियो डिप्रेसेंट होता है एज़ कम्पेयर टू निफेडिपिन। ठीक हो गया। अब इनके किन किन कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन के तरह इस्तेमाल होते हैं, और इसके साथ अंजाना में भी इस्तेमाल होते हैं। क्या अंजाना में लिखा हुआ है, अंजाना में आपको देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिखा होगा, वेरापेमिल लिखा होगा, वेरापेमिल ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ये यूज़ नहीं होती, ज़्यादा यूज़ होती है वेरापेमिल और डिल्टियाजिम। ठीक हो गया। कहते हैं वेरापेमिल एक पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, पी ग्लाइकोप्रोटीन को। ठीक हो गया। उसके साथ जो नेफेडिपिन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, इसके साथ और जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती है। हाइड्रोलिसिन किस तरह से काम करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवा देती है, जबकि मिनी ऑक्सीडेट हाइपरपोलराइजेशन करवा देती है। तो ये मॉडरेट या सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ ये हार्ट फेलियर के अंदर भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। हार्ट फेलियर में किस तरह से कि अगर आप यहाँ पे देखो हार्ट फेलियर में, तो यहाँ पे नज़र आएगा आपको ये इस तरफ वेसोडाइलेटर में हाइड्रोलिसिन, ठीक है, हार्ट फेलियर में ये लिखा होगा नाइट्रोक्लोराइड, नाइट्रेट और हाइड्रोलिसिन। तो इसका मतलब नाइट्रोक्लोराइड भी हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती है, एक्यूट कार्डिक डिकम्पनसेशन के अंदर। ठीक हो गया। जबकि मिनी ऑक्सीडेल है ये मेल पैटर्न बार्डनेस के लिए, जबकि हाइड्रोलिसिन है मॉडरेट से लेकर सीवियर हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है, और ये स्लो एसिटाइलेटर है। हाइड्रोलिसिन के टॉक्सिटी के अंदर एसएल ही आता है, जबकि मिनी ऑक्सीडेल के अंदर मार्क्ड टैकीकार्डिया, मार्क्ड साल्ट वाटर रिटेंशन, और इसके साथ साथ हाइपरट्राइकोसिस जिसको बोलते हैं हाई हिरसुचिज्म। जबकि वेसोडाइलेटर जो पारेंटरली दिए जाते हैं नाइट्रोप्रोसाइड, डाइऑक्साइड, फिनोल्डोपाम होते हैं। अब जो ये तीनों इस्तेमाल होते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर। जो नाइट्रोप्रोसाइड है हार्ट फेलियर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, डाइऑक्साइड है हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर भी इस्तेमाल होता है, फिनोल्डोपाम आगे कोई अदर क्लिनिकल यूज़ नहीं है। कहते हैं कि नाइट्रोप्रोसाइड की वजह से अगर ज़्यादा लेते हैं ना थायोसाइनाइड और साइनाइड की पॉइजनिंग होना शुरू हो जाती है। इसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए सोडियम नाइट्राइड या अमाइल नाइट्राइड देते हैं। ये हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, एंजाइना पेक्टोरिस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक हो गया। तो डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो फिर इंसुलिन को रिलीज़ नहीं होने देगी, तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और चूँकि ज़्यादा एडिमा करवा देगी और एक्सेसिव हाइपोटेंशन करवा देगी। फिनोल्डोपाम ज़्यादा एक्सेसिव हाइपोटेंशन है और अंजाइना वगैरह भी करवा सकती है। तो ये सारे थे वेसोडाइलेटर। अब इसके बाद लास्ट हमारा है एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट एंजाइन इनहिबिटर। तो यहाँ पे देखो कि पहले सबसे पहले सिस्टम होता क्या, पहले एंजियोटेंसिनोजन होता है, फिर एंजियोटेंसिनोजन ने एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होना होता है जो कि इनएक्टिव डेकापेप्टाइड होता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होना होता है एस की वजह से, और एंजियोटेंसिन 2 ने अपने रिसेप्टर पर जाके काम करना है AT1 रिसेप्टर। ठीक है। तो पहले रेनिन को ब्लॉक करने वाली एलेस्केरिन होती है, एस को इनहिबिट करने वाली एस इनहिबिटर होते हैं, और रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। जो एस होता है एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये ना सिर्फ एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट करता है बल्कि ये ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट करता है। तो अगर हम ये यूज़ करते हैं एस इनहिबिटर्स तो एंजियोटेंसिन 1 एक्टिवेट नहीं हो पाता और ब्रेडिकाइनिन टूट नहीं पाता, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन जो कि वेसोडाइलेटर एजेंट है ज़्यादा होता रहेगा और एंजियोटेंसिन 2 कम से कम होगा जो कि वेसोकंस्ट्रिक्टर है। तो आपने इक्विलिब्रियम को कहाँ पे आपने कर दिया, शिफ्ट कर दिया वेजो डायलेशन की तरफ। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम देखना स्टार्ट कर देते हैं कि जो दो प्राइमरी ग्रुप्स होती हैं ड्रग्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, दूसरा होता है हमारा ARB होता है। जो एस इनहिबिटर होते हैं इसमें कैप्टोप्रिल लिखा हुआ है, एंजाइम को ब्लॉक करती है एस इनहिबिटर,
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसके अलावा दूसरे एंजाइम्स को भी ब्लॉक करना शुरू कर देती है। काइनेज 2 होता है, पेप्टिडाइल डाईपेप्टिडेज को भी इनहिबिट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और ब्रेडिकार्डिन का लेवल ज़्यादा होने का देखने को मिल सकता है। कहते हैं कि जो एस इनहिबिटर है और ARB इनहिबिटर और रेनिन इनहिबिटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टीराटोजन होती है, तो प्रेगनेंसी के अंदर ये नहीं दिए जाते। नॉर्मली इनका कोई कंपनसेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता। तो एस इनहिबिटर होते हैं, हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसके साथ साथ हाइपरटेंशन के अंदर, स्पेसिफिकली डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। इनकी टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, कफ वगैरह हो सकती है, ब्रेडिकार्डिन की वजह से हाइपरकलीमिया हो सकता है क्योंकि एल्डोस्टेरोन नहीं है, रीनल डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी बंदे के अंदर पहले से रीनल वैस्कुलर डिजीज़ हो, लेकिन डायबिटिक नेफ्रोपैथी को प्रोटेक्ट करते होते हैं। अगर प्रेगनेंसी के अंदर दिया जाए तो रीनल डैमेज करवा दे कि फीटस के अंदर और प्रेगनेंसी के अंदर ये टीराटोजन के तौर पर साबित हो गए, ये टीराटोजन हो जाएगी। ठीक है, टीराटोजेनेसिटी करवाई है। ठीक हो गया। लेकिन बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर। दूसरा है हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक हो गया। अभी तो हमने एस इनहिबिटर पढ़ा था, तो इसके अंदर लुसार्टेन, वेलसार्टेन वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये हाइपरकलीमिया तो होगा लेकिन कफ वगैरह नहीं होगी। इसके साथ साथ जो फीटल रीनल टॉक्सिटी भी करवा देते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नॉट यूज इन प्रेगनेंसी। एलेस्केरिन है, एलेस्केरिन रेनिन को इनहिबिट करने वाले हैं। ठीक हो गया। इसका टॉक्सिटी क्या होगा, हेडेक होगा, डायरिया होगा, लेकिन कफ नहीं करवाता होता। ठीक है, कफ वगैरह नहीं करवाता होता। ठीक हो गया। कहते हैं जो एंजियोटेंसिन के जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो रेनिन के इनहिबिटर होते हैं, एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन को कम से कम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रेशन करवा देता है और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटेशियम की सिक्रेशन करवाता है। तो अगर एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो पोटेशियम की रिटेंशन होगी, जब पोटेशियम की रिटेंशन होगी तो हाइपरकलीमिया हो जाएगा। अगर किसी बंदे के अंदर पहले से रीनल इम्पेयरमेंट है और वह ज़्यादा हाई पोटेशियम डाइट ले रहा है, ऐसी ड्रग्स ले रहा है जो पोटेशियम को कंजर्व कर रही है, तो पोटेशियम की कंसनट्रेशन इस कंडीशन के अंदर कुछ ज़्यादा सीवियर हो जाएगी और डेथ हो सकती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इन ड्रग्स को। पहला है रेनिन इनहिबिटर, एलिस्करिन। तो एलिस्करिन रेनिन इनहिबिटर होती है, एंजियोटेंसिन 1 के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है। क्या होगा, एंजियो एडिमा होगा और रीनल इम्पेयरमेंट होगी। जबकि यहाँ पे कफ, हाइपरकलीमिया, टीराटोजन होगा, जबकि यहाँ पे कफ नहीं होगा। कैप्टोप्रिल है, ये इस्तेमाल होती है हाइपरटेंशन के अंदर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर, हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती है। जबकि लोसार्टेन है हाइपरटेंशन के अंदर और ये भी हार्ट फेलियर के अंदर। अब हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंसिव भी इस्तेमाल हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखो हार्ट फेलियर वाला चैप्टर निकालते हैं तो पहला लिखा हुआ है पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग्स होती है। तो पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग्स तो इस्तेमाल हो नहीं सकती। वेजोडाइलेटर, नाइट्रोप्रोसाइड ये इस्तेमाल हो रहा है, नाइट्रेट ये इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोलेजिन इस्तेमाल हो रही है, लूप डायरेटिक इस्तेमाल हो रही है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर इस्तेमाल हो रही है। ठीक हो गया, ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, बीटा ब्लॉकर और डायरेटिक इस्तेमाल हो रही है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही है जो हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन में, एंटी हाइपरटेंशन में कॉमन है। जबकि यहाँ पर वेजोडाइलेटर है, कार्डियक डिप्रेसेंट है, ये चीज़ें कॉमन है किसमें, एंजाइना में और किसमें, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में। जबकि अगर हम इस चैप्टर में देखते हैं एंटी रिथमिक ड्रग में, तो सिर्फ एक ही है, बीटा ब्लॉकर ये कॉमन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये दोनों कॉमन है। ठीक हो गया। किसमें कॉमन है, ये एंटी एरिथमिक ड्रग में, और किसमें कॉमन है, एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, और बाकी लास्ट डाययूरेटिक वाला है, तो डाययूरेटिक वाले में जो थायरोजाइड डाययूरेटिक है और लूप डाययूरेटिक्स होती है, यही हाइपरटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह मैंने हाइपरटेंशन वाले चैप्टर का कोरिलेशन बता दिया कि किस किस चैप्टर के साथ इसका लिंक है। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के। क्लिनिकल यूजेस क्या है, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्ड केयर और पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ड्रग से स्टार्ट होना है, फिर नई नई ड्रग ऐड करते रहना है। मैंने इसकी तरतीब आपको यहाँ पे बताई थी। सबसे पहले आप डायबिटिक यूज़ करोगे, इसके बाद नंबर 2 पर आप यूज़ करोगे एंजियोटेंसिन के एंटागोनिस्ट, नंबर 3 पर सिम्पैथोप्लेजिक, और लास्ट में आप वेज़ोडाइलेटर पर जाओगे। तो ये पूरा क्या होता है, स्टेप्ड केयर या पॉलीफार्मेसी होता है। ठीक है, पॉलीफार्मेसी होता है। ठीक हो गया। तो ये क्यों करते हैं, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स को भी कम से कम करने के लिए और थेरापेटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक हो गया। तो इन ड्रग्स को किस तरह से ऐड करते थे मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मेजर्स वगैरह, साल्ट की रिस्ट्रिक्शन कम से कम करवा देंगे, वेट को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, डायबिटिक भी देंगे, फिर एंजियोटेंसिन इनहिबिटर या ARB इनहिबिटर है, फिर वेज़ोडाइलेटर, और लास्ट फिर इसके बाद सिम्पैथोप्लेजिक, या दोनों दे सकते हैं। ठीक हो गया। कहते हैं कि जो स्टेप 2, 3, 4, 2 क्या था थायोजाइड, 3 क्या था एंजियोटेंसिन, 2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म, और नंबर 4 क्या था वेज़ोडाइलेटर या सिम्पैथोप्लेजिक्स होते हैं। ठीक है, ये क्यों यूज़ करते हैं, ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ताकि अब सही तरह दवाइयाँ काम कर सके और एडिटिव इफेक्ट देखने को मिले। ठीक हो गया। इसकी बात है मोनोथेरापी। अब मोनोथेरापी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पॉलीफार्मेसी के तो फ़ायदे बता दें, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, कंपनसेटिव रिस्पॉन्स को कम करने के लिए, थेरापेटिक का तो उसके क्या क्या होते हैं, सिंप्लिसिटी होता है, बाज़ वक़्त बेटर पेशेंट कंप्लायंस के अंदर, और ये मॉडर्न ड्रग्स होती है, इनके टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ठीक हो गया। अब एज एंड इथनिसिटी। ठीक है,
जो ठीक है एज कहते हैं जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं ठीक है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं डाययूरेटिक या बीटा ब्लॉकर एज कम्पेयर टू एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर सॉरी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एस इनहिबिटर। ठीक हो गया। लास्ट में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जिसका पहले बता चुका हूँ किसको वेजोडाइलेटर से इस्तेमाल ठीक करते हैं एनडीएफ से बीटा ब्लॉकर और इसके साथ डायूरेटिक्स फ्यूरासिमाइड। ठीक हो गया फ्यूरासिमाइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ सवाल होते हैं हर चैप्टर के एंड में तो उसको सवालों को देख लेते हैं। लिस्ट 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के 4 मेजर ग्रुप्स बताए तो कौन कौन से थे। डायूरेटिक्स थे, फिर इसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या रेनिन इनहिबिटर थे। नंबर 3 पे हमने सिम्पैथोप्लेजिक, नंबर 4 पे हमने पढ़ना है वेसोडाइलेटर्स थे। गिव एग्जांपल ऑफ ड्रग्स इन ईच ग्रुप। हर ड्रग के अंदर एग्जांपल जैसा डायूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, क्लोरथैलिडोन, फ्यूरासिमाइड, लूप डायरेटिक है। सिम्पैथोप्लेजिक में सेंट्रली एक्टिंग में क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में हेक्सामिथोरियम, ट्राइमिथाफिन, मैकामाइलामीन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर में रिजर्पिन, गुआनिथिडीन, अल्फा ब्लॉकर में पेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टिराजोसिन है। बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, लेपिटोलोल, सल्बिटोलोल है। जबकि हम वेसोडाइलेटर ओरल है तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विरापेमिल, डेल्टियाजिम है, नेफेडिपिन है। ओल्डर ओरल वेसोडाइलेटर के अंदर आएगी हाइड्रोलेजिन है, मिनी ऑक्सीडिल है। ठीक हो गया। जबकि वेसोडाइलेटर पारेंटिनल के अंदर एनडीएफ है, नाइट्रोक्लोसाइड, डायजॉक्साइड, फिनोल्डोपाम। रेनिन एंटागोनिस्ट के अंदर एलिस्कलिन है, कैप्टोप्रिल है, लोसार्टिन वगैरह हो गया। तो ये सारी एग्जांपल थी। ठीक है। कहते हैं कि रेनिन इनहिबिटर आर नॉट कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट मेजर ग्रुप्स। कैन यू नेम द वन ओनली ड्रग दैट एक्ट बाय दिस मैकेनिज्म। तो एलिस्कलिन होती है। कहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट मेजर ग्रुप के अंदर नहीं डालते होते। ठीक हो गया। बल्कि उनको एस वगैरह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या एआरबी वाले के अंदर डाल देते हैं। डिस्क्राइब द कंपनसेटरी रिस्पॉन्स। कंपनसेटरी रिस्पॉन्स के बारे में पूछ रहा है तो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स किस किस में नहीं होता। डायूरेटिक्स में नहीं होता, एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर और बीटा ब्लॉकर के अंदर नहीं होता। बाकी सब में कंपनसेटरी रिस्पॉन्स कोई ना कोई होता है। ठीक है। इसके बाद है लिस्ट द मेजर साइट ऑफ एक्शन ऑफ सिम्पैथोप्लेजिक ड्रग्स इन रिसर्च एंड क्लिनिकल यूज एंड गिव एग्जांपल। ये तो आपने पढ़ चुके हो। 4 मैकेनिज्म कौन कौन से थे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थे, हाइपरपोलराइजेशन थे, नाइट्रिक ऑक्साइड थे और डोपामिन D1 रिसेप्टर था। ठीक हो गया। इसके बाद मेजर एंटी वेसोडाइलेटर ड्रग थी तो एक ओल्डर ओरल थी, न्यूअर ओल्डर थी, पारेंटिनल थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है। तो क्या टाइप होती है। तो इस वाले में जो एस इनहिबिटर है ये ब्रैडिकाइनिन को कम कर देते हैं, ब्रैडिकाइनिन को कम नहीं करते। नेफ्रोपैथी के लिए इस्तेमाल होती है, नेफ्रोपैथी के लिए इस्तेमाल नहीं होते। कफ वगैरह करवाते हैं, कफ वगैरह नहीं करवाते। ठीक हो गया। तो ये इसके क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिफरेंट होगा। मेजर टॉक्सिटी हर एक की आप देख चुके हो। मेजर टॉक्सिटी क्या क्या होती है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले हैं हार्ट फेलियर और एंजाइना की तरफ।